data independence means our application program should be immune. Our application program should be immune from how the data is stored and where it is stored. Our application program should be immune from how the data is stored and where it is stored. In simple words, if we change data storage strategy, it should not affect our application program. If we change data storage strategy, it should not affect our application programs. तो अल्टीमेटली हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो इस एक्सटर्नल लेवल पे रन करते हैं. तो हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो यहाँ पे है और जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है. तो अल्टीमेट हम ये चाहते हैं कि अगर मैं स्टोरेज स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता हूं तो वो चेंज मुझे अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट ना करनी पड़े. वो जितने भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली डीबीएमएस टेक केयर करे. मेरा जो प्रोग्राम लिखा गया है, जो मैंने PL/SQL में प्रोग्राम लिखा है या जो मैंने SQL की क्वेरी लिखी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. डीबीएमएस शुड टेक केयर अबाउट ऑल दीज चेंजेस. कि अगर मान लो मैंने कोई पाथ चेंज किया है या मैंने कोई नया कॉलम ऐड किया है तो उस सबके लिए जो भी कुछ चेंजेस हैं इट शुड बी टेकन केयर बाय डीबीएमएस, बट end user or programmer should not to bother about this. So in order to achieve this, we added a layer of software between that, and that layer of software is DBMS. And here you can see that अब मैं जो डेटा इंडिपेंडेंस है उसको दो लेवल में डिवाइड कर सकता हूं. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द टू पॉसिबल लेवल्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस? अब डेटा इंडिपेंडेंस के दो लेवल है, तो चलो मैं आपको लेवल भी बोल ही देता हूं. राइट डाउन ऑन योर नोटबुक. देयर आर टू लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. वन इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. सो एक मेरे पास है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. तो अब मुझे आप बताइए कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता होगा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता होगा? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लाइक वो हार्डवेयर में कहाँ पे स्टोर्ड है, शायद उससे रिलेटेड है. एंड जो लॉजिकल शायद वो जो लाइक कैसे बिट्स में स्टोर्ड है उससे रिलेटेड हो सकता है. तो देखिए जो आर्किटेक्चर है वही हमें इसको हिंट दे रहा है. तो फिजिकल जो है वो मेरे पास ये इंटरनल लेवल है. तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो इंटरनल लेवल के चेंजेस हैं वो कंसेप्चुअल लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए. तो हमने 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने की है, तो इससे अब आप और इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्यों हमने 3 लेवल बनाए. तो हमने एक बनाया कि अगर मैं इंटरनल पे चेंज करता हूं तो वो चेंज कंसेप्चुअल पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वो बीच में कहीं अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए. कुछ सिस्टम होना चाहिए जो उसको टेक केयर करे. तो अगर मैं इंटरनल में कोई चेंज करूंगा तो आई वांट दैट चेंज शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड एट फिजिकल एट लॉजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल. And that type of data independence is called as physical data independence. And I need some kind of software who look after to ensure this kind of data independence. तो आप इस डायग्राम में देख के कोई कंपोनेंट ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि जो इंटरनल के चेंजेस है वो कंसेप्चुअल पे ना आ जाए. तो इसके लिए बीच में मुझे कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट करना पड़ेगा उन चेंजेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए. वो एफर्ट कहाँ पे होगा, कौन जिम्मेदार होगा उन चेंजेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए, या शॉकर कहाँ है उस चेंज को ऑब्जॉर्व करने के लिए? सर इंटरनल ये वाला कंसेप्चुअल, ये वाली जो मैं मैपिंग दिखा रहा हूं, इस मैपिंग का अब रोल है. सो अब इस मैपिंग का नाम है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. आप पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इमेज प्रॉपर नहीं है, बट द नेम ऑफ मैपिंग इज कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. तो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल के बीच में एक मैपिंग सॉफ्टवेयर में डिफाइन की है हमने, एंड वी नेम्ड दैट मैपिंग एज कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग.
तो नेचुरल सी बात है, अगर आप इंटरनल में कोई चेंज करेंगे तो वो कंसेप्चुअल पे रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो तो वो चेंज कहीं ना कहीं बीच में आपको ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग की। मैं इसको इस तरह से समझाता हूं कि लेट्स सपोज, लेट मी रिमूव दिस। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं 3 और 2, और मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो अभी मैं इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और मैं रिजल्ट यहां ले रहा हूं उसका। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगले ऊपरले लेवल के ऊपर आपको रिजल्ट 6 मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बजाय यहां एडिशन कर देते हैं दो नंबर्स का, तो आपको आंसर 5 मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर मल्टीप्लाई से ऐड करूं तो आंसर मुझे 6 का 6 ही मिलना चाहिए, ऊपर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं, आंसर 6 ही रहना चाहिए। तो नेचुरली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ एडिशन यू हैव टू मेक ए रूल कि रिजल्ट में आप एक ऐड कर दीजिए, सो दैट कि आउटपुट के ऊपर वापस 6 का 6 मिले। मैं जस्ट यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे प्रोग्रामिंग लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा जो ये इंश्योर करे कि आउटपुट सेम आए, बिकॉज इट इज नेचुरल, इफ यू मेक सम चेंजेस दैट चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट, बट इफ यू वांट कि आउटपुट सेम रहे लेकिन नीचे मैं चेंज करूं, तो आपको कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कोडिंग लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा। मेरा इस केस में कोडिंग लेवल पे एफर्ट हो जाएगा कि मैं रिजल्ट में अगर 1 ऐड कर दूं तो आंसर सेम का सेम मिलेगा। तो यहां पे जो मैं ऐड कर रहा हूं रिजल्ट में 1, वो ये मैपिंग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कंसेप्चुअल लेवल इंटरनल लेवल पे चेंज करेंगे तो वो चेंज कंसेप्चुअल लेवल पे जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो चेंज ना जाए, तो इसके लिए आपको कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में चेंजेस करने होंगे जो इसको अब्सॉर्ब करे। Who make these changes? These changes are automatically made by DBMS. So DBMS is responsible to manage this mapping, and this mapping is helpful to achieve फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आप इंटरनल पे चेंज करते हैं तो वो कंसेप्चुअल पे नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे बीच में मैपिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे जो नई अपडेशन को अब्सॉर्ब कर सके, या मैपिंग को अपडेट कर देंगे हम सो दैट के वो चेंजेस ऊपर ना जाए। तो ये जो मैपिंग की अपडेशन है वो डीबीएमएस परफॉर्म करेगा, और इसको इंट्यूटिवली मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन से ऐड करते हैं तो नेचुरल है कि रिजल्ट चेंज होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि रिजल्ट सेम मिले तो कहीं ना कहीं आपको मैपिंग में चेंज करना पड़ेगा या एफर्ट कुछ प्रोग्रामिंग लेवल पे करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो आपको उसके साथ उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली मैपिंग को अपडेट करना पड़ेगा, और इस मैपिंग की जो अपडेशन है वो डीबीएमएस करेगा। एंड इफ we update the mapping, then that changes will not be reflected at conceptual level, and this particular attainment is called as physical data independence, and conceptual internal mapping is responsible to achieve this. Then we have another level of independence, and that is called as logical data independence. Now I think that you can easily understand this concept. तो अब हमने एक और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन कर दिया कि लेट्स सपोज कंसेप्चुअल पे थोड़े बहुत चेंजेस पहुंच भी गए अगर, या कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज होता है, देन अगेन दैट चेंज शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड एट एक्सटर्नल लेवल, एंड in order to ensure this we have to make, or we have to update our mapping. And what is the name of that mapping? तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग की। तो ये मैपिंग को अपडेट करना होगा, नीचे अगर कोई कॉलम नया ऐड होगा तो वो इन्फॉर्मेशन मैपिंग में आपको अपडेट करनी होगी, कोई डेटा टाइप चेंज होगी तो वो आप मैपिंग में चेंज कर दोगे, और वो प्रोग्राम में आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने 3 लेवल बनाए। अब आप समझ सकते हैं कि इससे क्यों बेटर हमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मिला, क्योंकि अब 2 लेवल हो गए, एक इंटरनल के चेंजेस कंसेप्चुअल पे नहीं जा सकते, उसके लिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, और एक हुआ कंसेप्चुअल के चेंजेस एक्सटर्नल पे नहीं जा सकते, उसके लिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। लेकिन दोनों को इंश्योर करने के लिए हमारे पास मैपिंग है, वन इज कंसेप्चुअल इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। लास्ट
tell me which mapping is more difficult to achieve. Which data independence is more difficult to achieve? क्या लगता है कि कौन सी डेटा इंडिपेंडेंस ज्यादा डिफिकल्ट है अचीव करनी? लॉजिकल को अचीव करना मुश्किल है या एक्सटर्नल फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करना ज्यादा मुश्किल है? डेफिनेशन को ध्यान में रखना, योर एप्लीकेशन प्रोग्राम शुड बी इम्यून फ्रॉम द चेंजेस। तो अब वो चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इम्यून करना है, फिजिकल चेंजेस से इम्यून करना ज्यादा मुश्किल है या लॉजिकल चेंजेस से प्रोग्राम को इम्यून करना ज्यादा मुश्किल है? मैंने बहुत हिंट दे दिया, आंसर दो। ओके, एनीवन एल्स? लॉजिकल। लॉजिकल। क्यों लॉजिकल? सर वो क्लोज टू यूजर हम ज्यादा चेंज कर रहे हैं। देखो ना, आपका जो प्रोग्राम है एपीआई, सर जो एपीआई होता है वो तो ज्यादा दूर हुआ ना एक तरीके से फिजिकल स्टोरेज वाले पार्ट से। हाँ, और नेचुरल ही है कि नॉर्मली अवर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो आप प्रोग्रामिंग इज मोर अबाउट लॉजिक, it is all about logic, it is all about data type, it's all about integrity constraint, it's all about your logic. So normally जितनी भी आप कोडिंग कर रहे हैं वो लॉजिक है, और अगर लॉजिक में कोई चेंज आता है, लॉजिक मतलब आपने डाटा टाइप ही चेंज कर दिया है, कॉलम का साइज चेंज कर दिया है, तो ऑफ कोर्स उसके कारण हो सकता है कि आपको प्रोग्रामिंग में अगर वो सारे चेंजेस को ऑब्जॉर्व करना चाहते तो इट इज मोर टफ। और फिजिकल लेवल के ऊपर अगर आप कोई चेंज करते हैं तो उस पर स्टिल हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास डीबीएमएस के पास, जो काफी हद तक उसको इम्यून कर देता है। कि मतलब डीबीएमएस के नीचे आपको याद होगा जब हमने लेयर्स डिस्कस की थी, तो डीबीएमएस है, उसके नीचे फाइल सिस्टम है, और फिर हमारे पास हार्डवेयर है, और इसके ऊपर यूजर है। तो डीबीएमएस की हेल्प करने के लिए अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है, जो हार्डवेयर लेवल के चेंजेस को काफी हद तक उसकी हेल्प करेगा उन चेंजेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए। लेकिन अगर लॉजिक में चेंज करते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल कि उसको इम्यून करना प्रोग्राम लेवल पे मोर डिफिकल्ट होगा, और कई बार तो हमें प्रोग्राम को चेंज भी करना पड़ेगा उसके कारण। सो इसलिए सिंस अवर एप्लीकेशन प्रोग्राम आर मोर क्लोज टू लॉजिक, सो दैट्स व्हाई normally it is considered that ki logical data independence is tough to achieve as compared to physical data independence. But in any way, we always want that our application program should immune from the way the data is stored and how it is accessed, and it should take care about all these things. And in order to take care, we have concept of data independence, and in this I have a slides for this. So जिसमें आपको ये मिलेगा mapping between the views, 3 लेवल आर्किटेक्चर में मैपिंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस की है। और जैसे मैंने बताया कि एक मैपिंग है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, जो एक्सटर्नल स्कीमा को कंसेप्चुअल स्कीमा से रिलेट करता है, और ये लॉजिकल रिकॉर्ड को एक्सटर्नल रिकॉर्ड से मैप करता है। और इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारे पास, और एक मैपिंग है मेरे पास कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, जो कंसेप्चुअल स्कीमा को इंटरनल स्कीमा से मैप करता है। और ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि अगर मैं एक लेवल के ऊपर चेंजेस करता हूं तो वो दूसरे लेवल के ऊपर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, और उसको मैं फिजिकल या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलता हूं। एक और टर्म है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, स्कीमा। सो मैं टर्म यूज कर रहा हूं एक्सटर्नल स्कीमा, and I have used the term conceptual schema, और एक मैंने टर्म यूज किया है इंटरनल स्कीमा। सो स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन मतलब जहां पे आप उस लेवल को डिस्क्राइब करते हैं। तो जहां पे आपने एक्सटर्नल लेवल को डिस्क्राइब किया है वो आपकी एक्सटर्नल स्कीमा है, जहां पे आपने कंसेप्चुअल लेवल को डिस्क्राइब किया है वो आपकी कंसेप्चुअल स्कीमा है, जहां इंटरनल लेवल को डिस्क्राइब किया है वो आपकी इंटरनल स्कीमा है। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग कॉल्ड एज स्कीमास, जहां पे उस लेवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। और एक और पिक्चर मैं जाते जाते आपको दिखाना चाहता हूं, which I think you will able to correlate. Yes, so I hope you will able to correlate. तो ये मेरे पास एक्सटर्नल लेवल है जिसमें हर यूजर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है। इसने बोला रोल नंबर, नेम, एड्रेस, बुक नंबर चाहिए। इसने बोला रोल नंबर, नेम और फी चाहिए।
कंसेप्चुअल लेवल ने सबकी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, कंसेप्चुअल लेवल ने देखा उनके कॉलम्स क्या हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है, उनका साइज क्या है, इसी में आप और ऐड कर सकते हो। यहाँ पे उनका टेबल का नाम भी आ जाएगा कि ये स्टूडेंट टेबल है, ये लाइब्रेरी टेबल है, लेट्स सपोज। और जब इंटरनल लेवल की बात आएगी तो यहाँ पे उनके हम फिजिकल पाथ की बात कर रहे हैं कि कितने बाइट्स वो ले रहे हैं, और उनका फिजिकल जो है वो क्या है, लोकेशन क्या है, कि वो कौन से ब्लॉक और कौन से सेक्टर के ऊपर रोल नंबर या नेम या एड्रेस पड़ा हुआ है। सो दिस इज फिजिकल लोकेशन, दिस इज लॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड दिस इज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट मैं जाते जाते एक और डिस्कस करना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इंडेक्सिंग? डेटा की सर्चिंग को फास्ट करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? So allotting any number to the data so that we can easily access it by just mentioning that a number. कोई एग्जांपल? लाइक से जैसे हम कोई फाइल स्टोर कर रहे हैं तो लाइक अगर हम उसके लाइक वो मतलब 13 पार्ट्स में डिवाइड होकर स्टोर हो रही है बिट्स में, तो हर बिट को लाइक 1 2 3 और 13 दे दें, और जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो अगर हम डायरेक्टली उस इंडेक्स को मेंशन करेंगे तो वही फाइल अपने पास आ जाएगी। गुड। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है बुक के पीछे इंडेक्स। तो अगर आप बुक के पीछे के इंडेक्स को देखते हैं तो कोई भी कीवर्ड अगर आपको सर्च करना है, कोई भी अगर आपको टॉपिक सर्च करना है, लेट्स सपोज आप सर्च करना चाहते हैं कि प्राइमरी की का टॉपिक कहाँ डिस्कस है, तो आप बुक के पीछे जाते हैं और सिर्फ पी वाले अल्फाबेट्स को चेक करते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर में पी के ऊपर लिस्ट अवेलेबल होगी, आप प्राइमरी की को सर्च करोगे और वहां पे आपको एक पेज नंबर मिलेगा जो उसकी फिजिकल लोकेशन है, कि आपको इस फिजिकल लोकेशन के ऊपर प्राइमरी की का कंसेप्ट मिलेगा, और सीधा आप उस पेज को ओपन करते हैं टू रीड प्राइमरी की। अदरवाइज पूरे बुक में से प्राइमरी की के कंसेप्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। सेम कंसेप्ट है कि अगर नेम है मेरे पास डेटाबेस में, और लेट्स सपोज स्टूडेंट टेबल है और उसमें 1 लाख रिकॉर्ड है, और आप बोलते हो कि मुझे राज का डेटा एक्सेस करना है, तो अब 1 लाख रिकॉर्ड में से राज के नाम को ढूंढना इट इज वेरी टफ। तो नेचुरल सोल्यूशन है कि आप पूरे फर्स्ट रिकॉर्ड से शुरू करेंगे और लास्ट रिकॉर्ड तक सर्च करेंगे डेटा को, और फिर जाके जहां जहां राज मिलेगा वो रिकॉर्ड आप डिस्प्ले कर देंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो वो पहला भी हो सकता है, लास्ट पे भी हो सकता है। तो आपको पूरे के पूरे 1 लाख रिकॉर्ड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट राज। दूसरा फंडा क्या हो सकता है कि आप राज के ऊपर इंडेक्सिंग कर दें या नेम के ऊपर इंडेक्सिंग कर दें, राज के ऊपर नहीं, सॉरी, नेम के ऊपर। तो आप नेम के ऊपर इंडेक्सिंग कर दें। तो नेम पे इंडेक्सिंग करने का मतलब क्या है कि जितने भी ए वाले नाम हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, जैसे अजय आ जाएगा, आकाश आ जाएगा, तो सारे ए के नाम पहले आ जाएंगे, और उनकी फिजिकल लोकेशन कि हार्ड डिस्क में उनका कौन सा ब्लॉक, कौन सा सेक्टर है, वो फिजिकल लोकेशन हार्ड डिस्क की वो उनके सामने स्टोर कर दी जाएगी। अजय का रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में इस ब्लॉक सेक्टर में पड़ा हुआ है, आकाश का रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में इस ब्लॉक और इस सेक्टर में पड़ा हुआ है। सेम राज का रिकॉर्ड, राकेश का रिकॉर्ड ये यहाँ पे है, और अगर राज के रिकॉर्ड मल्टीपल है तो यहाँ पे उनकी मल्टीपल ब्लॉक सेक्टर्स में उसकी डिटेल आ जाएगी। अब क्या होगा जब यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग बनी हुई है, तो अगर वो राज के ऊपर क्वेरी करना चाहता है तो वो अब इस पूरे डेटा को ट्रैवर्स करने की बजाय, 1 लाख रिकॉर्ड को सिक्वेंशियली चेक करने की बजाय सीधा इंडेक्स फाइल पे जाएगा। इंडेक्स फाइल ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको ए वाले रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर पे जाएगा। RAJ ऑलरेडी सॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, यहां से राज को एक्सेस करेगा, उसको उसकी फिजिकल लोकेशन पता चल जाएगी, एंड आफ्टर गेटिंग दैट फिजिकल लोकेशन उसको फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सॉर्टेड है। उसके आगे अगले अल्फाबेट आ जाएंगे और उसको पता है कि अब राज कहीं और दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो सीधा राज के इंडेक्स पे जाएगा, फिजिकल लोकेशन लेगा और वापस आ जाएगा, और यहाँ पे हार्ड डिस्क से जाके वो डेटा रिट्रीव कर लेगा। Can you understand that कि how importantly it improve the efficiency of our search? आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं ना कि अगर इंडेक्सिंग की होगी तो कितनी फास्ट सर्चिंग हो जाएगी। अदरवाइज तो सर्चिंग में बहुत पंगा है कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सर्च करना है, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की आजकल बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये डेटा सर्वर 1 में पड़ा है, कुछ रिकॉर्ड सर्वर 2 में पड़े हैं, कुछ रिकॉर्ड सर्वर 3 में पड़े हैं, तो ये तो और भी प्रॉब्लमेटिक है।
लेकिन अगर हमने इंडेक्सिंग की होगी तो वो सीधा उसकी फिजिकल लोकेशन बता देगा कि भाई सर्वर 1 में जाओ और यहाँ से डाटा ले लो, तो और भी इंप्रूवमेंट होगी। तो नॉर्मली डेटाबेस में जब भी हम सर्चिंग करते हैं, जिस भी कॉलम के ऊपर सर्चिंग बहुत होती है, हम उस कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग क्रिएट करके स्टोर कर लेते हैं। और पर्टिकुलरली जिस कॉलम के ऊपर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, Oracle उसके ऊपर इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है। तो जब आप लिखते हो ना रोल नंबर प्राइमरी की, तो उस रोल नंबर के ऊपर Oracle बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कर देती है और उसकी इंडेक्स फाइल क्रिएट कर देती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इंडेक्सिंग की इंफॉर्मेशन है, ये किस लेवल पे डील होगी? ये एक्सटर्नल लेवल पे आएगी, कंसेप्चुअल लेवल पे आएगी, या इंटरनल लेवल पे आएगी? कॉन्सेप्चुअल। देखो, आपको एक तो कि नाम स्टोर करना है कि राज है, और उसके आगे उसकी फिजिकल लोकेशन देनी है कि ये फिजिकल लोकेशन क्या है। तो ये फिजिकल लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये जो ब्लॉक और सेक्टर है। सो अल्टीमेटली ये ब्लॉक और सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है कि ये हार्ड डिस्क के इस ब्लॉक और इस सेक्टर में से डेटा आपको मिलेगा। ये हार्ड डिस्क की जो इंफॉर्मेशन है ये आपको इंटरनल लेवल से ही मिल सकती है, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉक्स एंड सेक्टर। तो आप अब इंटरनल लेवल पे जब जाओगे तो आप पूरा टेबल सर्च करने की बजाय इस ब्लॉक या इस सेक्टर पे जाओगे, बट ऑफ कोर्स दिस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन द मैपिंग। हमारे पास होगी ना एक कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग होगी, जिसमें आप इस इंडेक्स फाइल का डेटा स्टोर करोगे कि ये राज कहाँ मैप्ड है। पर इसमें सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल हैज नो एक्सेस ऑफ योर ब्लॉक एंड सेक्टर इंफॉर्मेशन। दिस इज block and sector information is available at internal level. So my point is this: without involving internal level you cannot create index, because index require physical location, and whenever you require physical you have to involve internal level into that. So यहाँ internal level involved होगा, और ये internal level का काम होगा कि वो जो है वो आपको उसकी physical locations provide करे कि किस block या किस sector के ऊपर है। तो indexing whenever we perform, it require the use of internal level. It cannot be performed with only conceptual level, because it is not about data type, it's not about size, it's about their physical location in term of block and sector. तो अगर आप Oracle में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो पूरा आपको एक हार्ड डिस्क का पूरा नंबर देता है कि इस नंबर पे है, एंड ऑफ कोर्स वी विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द मैपिंग आल्सो, बट अल्टीमेटली दिस इज द रोल ऑफ इंटरनल लेवल, नॉट कंसेप्चुअल लेवल। गॉट इट? क्योंकि ब्लॉक सेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जहां ब्लॉक सेक्टर हार्ड डिस्क इन्वॉल्व होगी आप कंसेप्चुअल लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यू रिक्वायर सपोर्ट ऑफ दैट। So with this, I have completed this discussion on for 3 levels and data independence. I have one final discussion on this. Write down on your notebook procedure for data access by DBMS. Procedure for data access. तो आज के सेशन के बाद हमारे जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों पूरे हो जाएंगे, और ये लास्ट टॉपिक है इसका, प्रोसीजर फॉर डेटा एक्सेस बाय डीबीएमएस। और मैं अब इस पिक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा कि डीबीएमएस एक्चुअली कैसे काम करती है। एंड यू कैन सी हियर दैट आई हैव शोन डीबीएमएस, डेटा मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजर एंड हार्ड डिस्क which are involved in this procedure. So I will explain you through an example to make this point clear. So first of all, we will have a user interface. And through this graphical user interface, there will be a form. Let's suppose in the form you filled roll number 5 search. तो आपने GUI के ऊपर रोल नंबर 5 सर्च कर दिया। तो जैसे आप GUI के ऊपर रोल नंबर 5 लिख के सर्च का बटन प्रेस करेंगे, इट मीन दैट कि जो यूजर की क्वेरी है वो DBMS यूजर इंटरफेस से जनरेट होती है। तो ये यूजर इंटरफेस है DBMS का, इसके थ्रू यूजर की क्वेरी इनपुट होगी। जैसे ये क्वेरी आएगी, सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी डेटा मैनेजर के पास। तो डेटा मैनेजर देखता है कि आपको क्या चाहिए। तो डेटा मैनेजर देखेगा कि आपको रोल नंबर 5 चाहिए, किस टेबल से चाहिए, स्टूडेंट टेबल से चाहिए। तो उसने आपके लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन निकाली कि ये आपको रोल नंबर 5 स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए STU टेबल से। यहां तो जस्ट आपने इंटरफेस बताया,
यहाँ पे आपने कोई टेबल भी नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया, सिंपल बताया मुझे रोल नंबर 5 का डेटा चाहिए। लेकिन डेटा मैनेजर ने देखा कि इसकी क्वेरी को करने के लिए, उसको रोल नंबर 5 पे क्वेरी करने के लिए मुझे स्टूडेंट का टेबल एक्सेस करना है, और क्योंकि स्टूडेंट टेबल से आपको नेम, क्लास और वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो डेटा मैनेजर इज इन्वॉल्व एंड इट मेक ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ ए रिकॉर्ड। तो अब इसने इस स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर 5 के लिए रिक्वेस्ट किया कि भाई स्टूडेंट टेबल चाहिए मुझे, जिसमें से मुझे रोल नंबर 5 निकालना है। अब होता क्या है कि ये स्टूडेंट टेबल जो है, डेटा मैनेजर तो स्टूडेंट को डील करता है, लेकिन स्टूडेंट टेबल ओरेकल में किसी फाइल F1 में कहीं स्टोर होगा। ओरेकल में वो स्टूडेंट नाम से स्टोर नहीं होगा, उसकी एक फाइल बनी होगी और उस फाइल में जाके ये स्टूडेंट टेबल कहीं स्टोर होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आगे फाइल मैनेजर को पास की जाएगी और ये देखेगा कि जो ये स्टूडेंट टेबल है ये एक्चुअली कौन सी फाइल में स्टोर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसी फाइल में स्टोर होगा और यहां मुझे पता नहीं है किस फाइल में स्टोर होगा। तो उस लेवल ऑफ ट्रांस एब्स्ट्रैक्शन कैसे कैसे अब एक्चुअली इवॉल्व होगी वो आप यहां समझ पा रहे हो कि एक लेवल के ऊपर जस्ट हमने बताया कि मुझे रोल नंबर 5 GUI से चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है टेबल कौन से हैं और कौन से कॉलम मिलेंगे। डेटा मैनेजर देखता है कि ओके रोल नंबर 5 स्टूडेंट टेबल से मिलेगा इसको, और इसने टेबल का नाम दिया और वो टेबल की रिक्वेस्ट फाइल मैनेजर को दी। फाइल मैनेजर ने देखा कि ये टेबल का एक्चुअल फाइल नेम क्या है, तो उसने अब फाइल निकाली और वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो फाइल की है वो डिस्क मैनेजर को दे दी। ये डिस्क मैनेजर अब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो ये डिस्क मैनेजर देखता है कि ये जो फाइल है, ये फाइल्स जो हैं वो हार्ड डिस्क में, आपको याद होगा कि हार्ड डिस्क में हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स और सेक्टर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज ये फाइल इस ब्लॉक में पड़ी हुई है, तो इस डिस्क मैनेजर ने एक पर्टिकुलर ब्लॉक की रिक्वेस्ट इस हार्ड डिस्क को दी। और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि इसमें स्वैप इन और स्वैप आउट ऑपरेशन होते हैं, जिसमें पूरे का पूरा ब्लॉक इन या आउट होता है। जब भी आप हार्ड डिस्क से कुछ रिट्रीव करते हैं, इट इज नॉट ओनली वन रिकॉर्ड या वन फाइल, पूरे का पूरा ब्लॉक उठा के वो लेके आता है। ये हनुमान की तरह है कि जब संजीवनी बूटी मंगवाई थी तो वो सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं लेके आए थे, वो पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आए थे कि अगर ये साथ में चाहिए होगा तो फिर वापस ना आना पड़े, वहीं से मिल जाएगा, उससे एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो वैसे ही है कि मांगी उसने फाइल है, लेकिन हम सिर्फ फाइल मांगने की बजाय पूरा पहाड़ ही लेके आ जाते हैं, उसके साथ वाला सारा एरिया जो वो ब्लॉक है उसको हार्ड डिस्क को उठाते हैं, इनपुट करते हैं, और वो पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो वापस यहां से डिस्क मैनेजर को दे दिया जाता है। तो डिस्क मैनेजर आगे एक, यहाँ पे उसके पास फाइल मैनेजर ने रिक्वेस्ट दी थी स्पेसिफिक फाइल की, लेकिन इसने उस स्पेसिफिक फाइल को ब्लॉक में मैप किया और बोला कि ये ब्लॉक ही निकाल के मुझे पूरे का पूरा दे दो। डेटाबेस में से ये ब्लॉक हमने मेमोरी से रीड किया और वो ब्लॉक रीड करके डिस्क मैनेजर के पास आ गया। डिस्क मैनेजर क्या करेगा, उस ब्लॉक में से काम की फाइल निकालेगा और फाइल मैनेजर को दे देगा। तो रिक्वायर्ड फाइल आ गई, अब इस फाइल को टेबल से निकालेगा, स्टूडेंट टेबल से, और डेटा मैनेजर को वापस कर देगा। अब डेटा मैनेजर इसमें से स्टूडेंट टेबल में से अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो रोल नंबर 5 का था वो निकालेगा और DBMS यूजर इंटरफेस को दे देगा कि रोल नंबर 5 का ये पूरा नेम, क्लास, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और ये यूजर इंटरफेस में फिर आगे जो भी पॉपुलेशन है उसकी GUI में आप एक ग्राफिकल वे में सारी की सारी चीजें उसको सामने दिखा देंगे। तो ये अल्टीमेटली इस तरह से डेटा 2 वे पास होगा। सो पहले क्वेरी आएगी, वो क्वेरी डेटा मैनेजर के पास जाएगी जो टेबल निकालेगा और देखेगा कि वो रिकॉर्ड उसका किस टेबल से मिलेगा, और फिर वो फाइल मैनेजर को दे देगा क्योंकि टेबल एक्चुअली फाइल में है। फाइल मैनेजर डिस्क मैनेजर को दे देगा क्योंकि फाइल एक्चुअली एक ब्लॉक में से रीड करनी है, तो वो स्पेसिफिक फाइल के लिए रिक्वेस्ट डिस्क मैनेजर को देगा। डिस्क मैनेजर एक्चुअली हार्ड डिस्क में से वो ब्लॉक रीड करेगा और वो अपने पास ब्लॉक लेके आएगा। उस ब्लॉक में से रिक्वायर्ड फाइल फाइल मैनेजर को दी जाएगी, उस फाइल में से रिक्वायर्ड टेबल डेटा मैनेजर को दिया जाएगा। डेटा मैनेजर उसमें से स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल के यूजर इंटरफेस को दे देगा और यहाँ पे GUI आपका उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम DBMS।
and you can see that data manager, file manager, these are still the component of operating system. So DBMS के exposure पे file system available है, तो अकेला DBMS नहीं कर रहा. तो that's why आपको याद होगा पिछली फिगर में हमने बनाया था कि ये यूजर है, ये DBMS है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फाइल सिस्टम है, और फिर हार्ड डिस्क है. तो फाइल सिस्टम इज स्टिल इन्वॉल्व. डेटा मैनेजर, फाइल मैनेजर, दीज आर स्टिल द पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम which help us to actually retrieve the data. लेकिन हमने ऊपर एक layer of interface बनाया है जो हमें help करता है डेटा को निकाल के देने के लिए. If you have any doubt, you can ask me any question. ठीक है जी, चले. हाँ ना बोलो. यस सर. गुड. तो इतना ही था.